हेलो जी, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ को बहुत मजे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने जो टॉपिक्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 11th और इसको जो बच्चे क्लास 12th में हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की और जेई की, वो भी इस टॉपिक को साथ में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज इन फैक्ट अ वेरी ब्रीफ टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको देखकर आपको काफी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट इस टॉपिक में जो पेजेस हैं बुक के अंदर वो काफी कम है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए। यदि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थोड़ा सा गैप है, आप इसको ढंग से फॉलो नहीं किए हैं, सो हो सकता है कि आप गैसेस के बिहेवियर को ना समझ पाए। आज क्लास 11th के लिए टॉपिक काफी लंबे टाइम के बाद आ रहा है। आई वॉज बिजी विद क्लास 12th के लिए डेली एक लाइव क्लास लेता हूं मैं, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन लाइव क्लास में ही आपके जो कमेंट्स थे उसके माध्यम से एक मैसेज मिलते रहे कि क्लास 11th के लिए भी थोड़ा सा काम हो जाना चाहिए। सो आई एम हेयर विद दिस टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाने से पहले हमें पहले आइडियल गैस के बारे में बात करनी चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस गैस को आइडियल गैस कहा जाए और किसी रियल गैस को, रियल कह रहा हूं मतलब जो हमारे आसपास गैसेस होती हैं, हमारे आसपास अभी नाइट्रोजन है इस एयर में, है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बहुत सारी गैसेस आपके आसपास हो सकती हैं। हम उन सभी गैसेस को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस हमारी एक ऐसी परिकल्पना है कि बिल्कुल सुप्रीम प्रॉपर्टीज के साथ कोई गैस कैसी हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी गैस लो डेंसिटीज के ऊपर, डेंसिटीज कैसी चाहिए, लो डेंसिटीज, तो लो डेंसिटीज के ऊपर कोई भी गैस एक इक्वेशन को फॉलो करती है और लो डेंसिटीज के ऊपर वो इक्वेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT वेयर द सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स। अब जानते हैं इस बात को, P इज हेयर प्रेशर, सही सोच रहे हैं आप, P यहां पर प्रेशर है, राइट। V इज हेयर वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, हम जब ये बात कर रहे हैं प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, तो आपके मन में एक बात आ रही है, ये वर्क की बात हो रही है, दिस इज अ वर्क, राइट। सो पीवी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होता है। थर्मोडायनामिक्स में हमने वर्क को पीवी के फॉर्म में देखा, राइट। एंड व्हाट इज एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सभी जानते हैं कि एक मोल ऐसी एंटिटी है जिसमें लगभग 6 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। सो एन इज नंबर ऑफ मोल्स हियर एंड आर इज वन कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, राइट। आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कोई भी गैस यदि इस इक्वेशन को फॉलो करे लो डेंसिटीज के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये लगभग एक रफ सा अप्रोक्सीमेशन है आइडियल गैस का। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जितनी भी रियल गैसेस हैं, रियल माने वास्तविक जो हमारे पास हैं, सो प्रैक्टिकली ऑल द रियल गैसेस दे आर ओबेइंग दिस इक्वेशन, दैट मीन दे आर गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ आइडियल गैस एट लो डेंसिटीज। जब तक उन गैसेस की डेंसिटीज लो रहेंगी तब तक वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी, बट एज द डेंसिटी इंक्रीजेज दीज रियल गैसेस दे विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। अब किसी भी गैस का बिहेवियर कैसा होता है, अब गैस कैसा बिहेव करेगी, गैस विल बिहेव एज मोस्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल बिहेव, क्योंकि गैस इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट, गैस के अंदर है क्या, सो गैस इज कंप्राइजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा। हमने अभी कहा एक मोल के अंदर 6 × 10⁻23 लगभग इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 10⁻23
गैस करिए कितना बड़ा नंबर है ये, 1 के आगे 23 टाइम्स जीरो लगानी है, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जैसा बिहेव करेंगे उस गैस का व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो हमारे मन में बहुत ही सदियों से एक समझने की ललक थी कि गैसेस का बिहेवियर कैसा होता होगा, क्या हम गैसेस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम किया, और बॉयल से शुरू करें तो वहां पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसिक्स लॉ, बहुत सारे लॉज आते गए। डाल्टन ने इस पे ऊपर काम किया, और फाइनली एक थ्योरी की परिकल्पना हुई, एक काइनेटिक थ्योरी की परिकल्पना हुई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा, जिसमें और बहुत लोगों ने काम किया। सो दैट थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इज इट क्लियर? तो अब हम जरा देखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती क्या है, और इसमें हमने क्या क्या कल्पनाएं की, क्या क्या इसमें हमने पॉइंट्स को ऐड किया, इसकी क्या क्या assumptions थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट राइट व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो व्हाइल डिफाइनिंग दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इन शॉर्ट KTG, we must write that this theory was developed by Maxwell, Boltzmann and many other scientists. लेकिन हम यहाँ पर दो नाम ले रहे हैं, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। और इस थ्योरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसने गैस को समझने के लिए पहले मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश की कि मॉलिक्यूल का व्यवहार क्या होता है। एज एवरी मैटर इज कंप्राइजिंग ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये टिक कर नहीं बैठते हैं, ये मॉलिक्यूल लगातार भाग रहे हैं, है ना, बहुत एक बेसब्री के साथ यहां से वहां से वहां ये भाग रहे हैं रैंडम मोशन में। और इस तरह की मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। हम सारी बातें लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले थ्योरी को डिफाइन करें। सो वी मस्ट राइट हियर that is theory was given by Maxwell, Boltzmann, etc. and this theory was in fact the molecular interpretation of pressure and temperature of a gas. You can write here, this theory is molecular interpretation of pressure and temperature of a gas, right? और तीसरा पॉइंट यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं कि every gas is comprised of a number of molecules and all these molecules are in the state of random motion in all the directions. है ना, मॉलिक्यूल हमने पहले कहा कि ये हर दिशा में भाग रहे हैं, यहां से वहां भाग रहे हैं। और साथ में ऐड करिए कि the molecular motion or the velocity of the molecules that depends on temperature. इस molecular motion को समझकर आप जो गैस की प्रॉपर्टीज हैं, गैस का प्रेशर है, गैस की एनर्जी है, गैस का वॉल्यूम है, आप इस तरह की सभी बातों को आप समझा सकते हैं। ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ गैस दे कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, राइट? सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और एक बड़ी खास बात क्या थी कि जब ये थ्योरी डिजाइन की गई तो उस टाइम जितने भी उसके प्रीवियसली नोन लॉज थे, ऑल द गैस लॉज, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियोसिक्स लॉ, सभी लॉज को इस थ्योरी ने वैलिडेट किया। दिस थ्योरी वाज इन क्लोज एग्रीमेंट विद ऑल दोज लॉज, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ये सभी के साथ एक क्लोज एग्रीमेंट में थी, राइट? सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या बातें समझी गई, क्या क्या बातें एक हमने लिस्ट की। सो दैट विल बी कमिंग अंडर assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आगे हमें लिखना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, what are the assumptions of kinetic theory of gases. assumptions मतलब अवधारणाएं, हमने किन किन बातों के मद्देनजर इस थ्योरी को डेवलप किया। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के assumptions का पहला पॉइंट आप ले सकते हैं, हालांकि इन पॉइंट्स के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, भाव मीनिंग वही होना चाहिए, वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि all the gases comprise of molecules, or molecules of one gas are similar but the molecules for different gases are different, right? तो पहली बात हमने कह दी कि गैस किसकी बनी होती है, तो गैस बनी है मॉलिक्यूल्स की। तो हमने ये बात की पहली मॉलिक्यूल्स की।
दूसरी बात आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल लगातार यहां से वहां से वहां है ना चले हुए हैं। दिस मॉलिक्यूल ऑलवेज मूविंग। तो ये एक लगातार रैंडम मोशन में है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कह देते हैं, राइट। सो सेकेंड पॉइंट कैन बी देयर दैट ऑल दिस मॉलिक्यूल्स are in the state of random motions in all the directions, and such motion is called Brownian motion. और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मॉलिक्यूल का साइज कितना है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल कितना दूर है, और इस मॉलिक्यूल का साइज कितना है। तो मॉलिक्यूल का साइज सेपरेशन के मुकाबले में बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड की हम बात करते हैं, हालांकि गैसेस में सॉलिड से बिल्कुल डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, लेकिन सॉलिड में जैसे दो जो एटम्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली हेल्ड, उनके बीच का फासला लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, राइट। और साइज भी 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है किसी भी एक एटम का, तो वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां थोड़ा दूरियां हैं, यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में काफी दूरियां होंगी, तो जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इन सेपरेशन के मुकाबले में बहुत ही कम है, लगभग ये उसका 100th पार्ट होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज पॉइंट नंबर 3। क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कुछ भी लिख लीजिए। लिख लिया आपने? क्या लिखा कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द molecules. On the average लिख लीजिए कि on the average this is 100th of the distance between the molecules. यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है ना, मान लीजिए 1 मीटर है, हालांकि इतनी होती नहीं है। हमने पहले पढ़ लिया एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में, क्या पढ़ा हमने पढ़ा था कि 1 मोल के अंदर 6.023 10⁻23 इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत थोड़े से वॉल्यूम में। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल का नंबर काफी ज्यादा होता है। लेकिन मान लो कि 2 मॉलिक्यूल के बीच का दूरी यदि 1 मीटर है, तो 1 मॉलिक्यूल उसका 100वां हिस्सा होगा, यानी 1 मॉलिक्यूल का साइज सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 4th पॉइंट हमें बताता है कि ये मॉलिक्यूल्स काफी शांति प्रिय हैं। जब ये मॉलिक्यूल लगातार चल रहे हैं, दीज आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, तो ये मॉलिक्यूल पड़ोसी मॉलिक्यूल के ऊपर या बर्तन की दीवारों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक्सेप्ट द कलीजन। जब कलीजन होगा तभी फोर्स लगाएंगे, बाकी इनके बीच में हम कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स को लेकर नहीं चल रहे हैं। हालांकि रियल सिचुएशंस में, रियल गैसेस में इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन ऑन द एवरेज हम कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एक्सर्ट नो फोर्स। तो व्हाट वी शुड राइट इन द 4th पॉइंट कि दिस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स। किसके ऊपर? ऑन अदर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट कलीजन्स। सिर्फ कलीजन्स के दौरान ही यहां पर ये फोर्स लगेगी। तो पूरी बात लिख लेंगे आप। The molecule exert no force on other molecules and walls of container except, किसको छोड़कर? कब ये फोर्स लगती है? तो ये एक्सेप्ट कलीजन। जब कलीजन होगा, जब टकराव होगा तो फोर्स लगेगी, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगी। और 5वां पॉइंट कलीजन के ही बारे में है कि दिस कलीजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। ये कलीजन जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या गैस मॉलिक्यूल और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के बीच में, जिस बर्तन में गैस भरी है उसकी दीवारों के साथ जब कोलिजन होगा किसी मॉलिक्यूल का, तो ये सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं। इज इट क्लियर? और क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन्स में कोई भी फोर्स नहीं होती है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, तो जो भी एनर्जी इनके बीच में होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और छठा पॉइंट भी हम कोलिजन के बारे में ही यहां पर ऐड कर सकते हैं कि 2 कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जो होता है दैट फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
right? And this path is called mean free path. So what is mean free path? Mean free path is the distance between or separation between two successive collisions. So between any two collisions, यहां collision हुआ और फिर after some time कहीं और collision हुआ, उसके बीच में जो molecule होगा that will follow a straight line path with uniform velocity, and that path is called mean free path. And seventh point is also regarding the collision, that the collision is almost spontaneous. Time spent on one collision is negligible. एकदम से collision होता है और ये बहुत ही कम time लेता है. Is it? And finally, eighth point is very significant. This point is very interesting and this must be written in the assumptions of KTG. And this point says कि collisions होने के बावजूद भी, despite of the continuous collisions between the molecules, the density of the gas remains uniform throughout. किसी भी given volume में number of molecules in this unit volume वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लगातार मॉलिक्यूल भाग रहे हैं ना, यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं. सो दिस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली रनिंग, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस. बट इवन देन हम कह रहे हैं कि किसी भी गिवन वॉल्यूम में इनका डेंसिटी यूनिफॉर्म रहता है. क्यों? क्योंकि यदि एक मॉलिक्यूल गया होगा तो हम मान सकते हैं कि एवरेज कोई मॉलिक्यूल उस वॉल्यूम में आया भी होगा, राइट? और दूसरी बात, पहली बात क्या लिखी हमने? पहली बात लिखी हमने कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. डेंसिटी इज यूनिफॉर्म डिस्पाइट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. और दूसरा पॉइंट हम यहां पर ऐड करेंगे वेलोसिटी के बारे में, कि मान लीजिए v1 वेलोसिटी के साथ सैंपल में 1000 मॉलिक्यूल यदि पहले थे जिनका वेलोसिटी v1 था, राइट? तो अब भी आफ्टर सम टाइम भी ये v1 ही रहेगा. यानी ये जो नंबर है, ये जो वेलोसिटी v1 वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर है, ये टाइम के साथ, पोजीशन के साथ, डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं करता है. मान लीजिए v2 वेलोसिटी वाले भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम तो नहीं है ना. किसी की कुछ वेलोसिटी है, किसी की कुछ और वेलोसिटी है. तो क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन हो रहे हैं, जब ये मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से लेकर टकरा रहा है, तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी भी हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो v1 वाले कुछ होंगे, कुछ v2 वाले होंगे, कुछ वेलोसिटी v3 वाले होंगे. उनका नंबर अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर. तो हम क्या कहेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ velocities carried by different molecules, this is independent of. कौन चीज इंडिपेंडेंट है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज विच आर कैरीड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ये चेंज नहीं करता है, ये सेम रहता है. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? हमने अभी कहा ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है. दिस कैन बी रिटन एज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड दिस कैन बी रिटन एज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है. मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग किसी टाइम पे यदि 1000 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, राइट, किसी एक वेलोसिटी के साथ, v1 के साथ मान लीजिए, तो आफ्टर सम टाइम भी उतने ही मॉलिक्यूल जा रहे होंगे. ऐसा क्यों? सोचिए ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि मान लीजिए ये एक ए मॉलिक्यूल, एक बी मॉलिक्यूल है. यदि ए बी से टकराया और बी की जो वेलोसिटी है वो v से बढ़कर मान लो v प्लस डेल्टा v, जिसको हम v2 कह सकते हैं, हो गई, यानी ज्यादा हो गई. जिसकी वेलोसिटी पहले v थी, या इसको चलो v1 कह लीजिए, वो अब v2 हो गई. वेलोसिटी चेंज हो गई. अब कैसे कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है? पहले तो ये मॉलिक्यूल v1 वेलोसिटी वाला था, अभी v2 वाला हो गया. तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज तो हुआ, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं ऑन द एवरेज क्या हो रहा है, यदि v1 वाला v2 बन रहा है तो हो सकता है कि कोई जो पीछे था v वाला वो v1 भी बन रहा है. या मान लो उसको हम कुछ और वेलोसिटी v प्राइम कह दें, तो v प्राइम वाला v1 बन रहा है. v1 वाला v2 हो गया,
जिसकी वेलोसिटी v1 थी, एक मॉलिक्यूल था मान लीजिए, उसका v2 बन गया, लेकिन किसी और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 फिर से हो गई। तो v1 वाला है ना सिस्टम के अंदर कि नहीं है, राइट? ये जब इतने मान लो ये 300, 400, 500 जितने आगे जाएंगे तो कोई ना कोई और इनकी जगह लेने आ जाएगा। दैट मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ऑन द एवरेज किसकी बात की? मॉलिक्यूल की। यदि आप मॉलिक्यूल को पकड़ पाते हैं, यदि आप मॉलिक्यूल को समझ पाते हैं, तो आप पूरी की पूरी गैस के बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो हमने ये सारी बातें की, 8 पॉइंट डिस्कस किए। ये 8 की बजाय 9 या 7 या 6 भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। आप क्या लिखना चाहें, क्या छोड़ना चाहें। सो दीज आर द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इज इट क्लियर? और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैस लॉज की, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आई तो उससे बहुत पहले से कुछ गैस लॉज के बारे में बात हो रही थी। एंड द फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज बॉयल्स लॉ, जो 1662 में आया। एंड दिस लॉ स्टेट्स कि कोई भी गैस कैसे काम करती है, गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कैसे रिलेट किया गया। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो क्या देखा कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, कम वॉल्यूम पे प्रेशर ज्यादा होगा। दैट मीन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट PV is equal to constant, right? PV is constant because P is equal to some constant into 1 by V. So PV is constant. This is Boyle's law. और Boyle's law के अकॉर्डिंग यदि आप प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाते, दिस इज V and this is P, so ग्राफ विल बी a rectangular hyperbola। और यदि आप यहां पर ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए P का और 1 by V का, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज P एंड दिस इज 1 by V, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज बॉयल्स लॉ। और दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के 125 साल के बाद ये लॉ आया, और इन दोनों लॉज को जब जोड़ा, हमने इनको कंबाइन किया, सो वी गेट जनरल आइडिया, जनरल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, राइट? सो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? दिस सेज दैट V इज प्रोपोर्शनल टू T, राइट, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपने गैस का प्रेशर चेंज नहीं करना है। तो ये तो एक सिंपल परसेप्शन हुआ कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन असली बात क्या है कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, दैट मीन आप कहिए कि 273.15 केल्विन पर, इस टेम्परेचर पे मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ द गैस, कुछ ना कुछ तो होगा ना, इस टेम्परेचर के ऊपर गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा कि नहीं होगा। कोई भी गैस आपने भरी है किसी कंटेनर के अंदर, तो मान लीजिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो V0 है। दैट वॉल्यूम इज V0। तो V0 वॉल्यूम किसको कहा हमने कि किसी भी कंटेनर में मान लो गैस भरी है, एंड राइट नाउ वॉल्यूम को हमने नाम दिया V0, एंड एट दिस टाइम द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, राइट? तो चार्ल्स ने क्या नोटिस किया? उसने ये कहा कि यदि इस टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज किया जाए, ऑब्वियसली केल्विन भी सेम ही होगा ना, दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय यूनिट वैल्यू। 1 डिग्री का यहां पर इंक्रीज होगा। सो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस, आई एम टॉकिंग इन सेल्सियस, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वॉल्यूम भी चेंज करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसने वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखा। एंड व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? तो उसने कहा कि देखिए नया वॉल्यूम कितना हुआ, नया वॉल्यूम हो, चलो मैं इसको V1 लिखता हूं। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो हाउ मच इज इंक्रीज द वॉल्यूम? तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था उसमें इंक्रीज हो गया। और कितना इंक्रीज हुआ? 1 by 273.15 ऑफ V0। मान लीजिए कि जो V0 था ये 273.15 मिलीलीटर था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा है नहीं लेकिन बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये वॉल्यूम 273.15 मिलीलीटर था, तो उसका इतना हिस्सा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 273.15 मिलीलीटर, तो ये 1 मिलीलीटर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कैन यू गेट द आइडिया?
कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का यदि इतना पार्ट निकाल लिया जाए तो उतनी उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो V नॉट तो रहा, प्लस V नॉट का कितना पार्ट, 1 divided by 273.15. So here V naught is common. This is 1 plus 1 by 273.15. So this is V1. And when the temperature increases from 0 degrees Celsius to 2 degrees Celsius, in that case V2 will become, this is V naught, and this is 1 plus how many times? 2 divided by 273.15. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 डिग्री के लिए V नॉट में एक बार बढ़ाइए, जब 2 डिग्री का चेंज करेंगे तो इसमें 2 बार बढ़ जाएगा, यहां पे 2 आएगा तो यहां पर ये 2 हो गया। तो इसी फॉर्मूला को जनरलाइज करते हैं, जो VT जब इस टेम्परेचर में T डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होगा, व्हेन द टेम्परेचर रीचेज फ्रॉम 0 टू T डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस VT इज इक्वल टू V naught, this is 1 plus, this is T divided by 273.15. So in short we can see कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। So we can write that V is proportional to T. तो पहली बात हमने क्या बोली, हमने कहा कि PV is equal to constant, right? और अभी कह रहे हैं कि V is proportional to T. तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को यदि कंबाइन कर लेते हैं, सो दैट बिकम्स आवर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या हो गया? सो दिस इज पीवी इज कांस्टेंट, एक हमने ये कहा, और दूसरी बात हमने क्या कही कि V इज इक्वल टू या V इज प्रोपोर्शनल टू T, दैट मीन V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। करिए कब इनको, सो PV is equal to some constant into T. So PV is equal to RT. ये लिया हमने for 1 mole, right? Where R is called gas constant, and general formula हो गया PV is equal to nRT, where N is number of moles. Where N is number of moles. क्योंकि आपकी गैस के सैंपल में कितने मोल्स हैं वो बात भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो R को यहां पर नाम दिया गया, R इज गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालना है? सो R कैन बी रिटन एज, दिस इज PV डिवाइडेड बाय N एंड दिस इज T। सो PV क्या हुआ, हमने पहले कहा था वर्क है, तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, देखिए यूनिट्स ऑफ R क्या हो सकते हैं, हमने क्या बोला, PV क्या है, वर्क, तो जूल हो गया इसका यूनिट, और पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो पर मोल, और टेम्परेचर इन केल्विन, सो जूल पर मोल पर केल्विन, ये हुआ इसका SI यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करिएगा, आप इन सभी के स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दीजिएगा। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, तो 76 P इज इक्वल टू HDG का फॉर्मूला से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। देन वॉल्यूम कितना है, तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है ना, यू नो इट वेल, 22.4 लीटर, राइट। इसको हम चेंज करें SI में, दिस कैन रिटन एज 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, राइट। सो 1 लीटर इज 1/1000, तो हमने इसको 10⁻³ लिखा। एंड N क्या हुआ, तो N इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इसका वैल्यू कितना होता है वो लिख लीजिए, और T इज आवर टेम्परेचर। सो इन सभी की जब वैल्यू हम पुट करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 8.314, एंड दिस इज जूल पर मोल पर केल्विन। तो आपको इसके वैल्यू को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू मस्ट मेमोराइज दिस वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ R ये होता है, ये पूरे गैस के लिए कांस्टेंट है। और यदि हम इस कांस्टेंट को एक मॉलिक्यूल के साथ लिंक करें, इस क्या कहा, इस कांस्टेंट को यदि हम एक मॉलिक्यूल के साथ लिंक करना चाहें, सो दैट बिकम्स R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। हम गैस में एक मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहे हैं। When the gas constant is divided by Avogadro's number,
that is another constant and that is called Boltzmann constant. This is called Boltzmann constant, right? This is Boltzmann constant. इनका वैल्यू निकालने के लिए आप Boltzmann constant R gas constant, you know it well, this is 8.314 divided by Avogadro's number, तो 6.023 10 power 23. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर माइनस 23. जहां तक इसके यूनिट्स की बात है, केवी इज आर बाई एन ए. व्हाट इज आर? गैस कांस्टेंट. दिस इज जूल पर मोल पर केल्विन, राइट? डिवाइडेड बाय इट शुड बी इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल. दिस इज पर मोल, तो ये पर मोल कट जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद 1.38 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. तो ये सारी कहानी थी आइडियल गैस की. आइडियल गैस क्या होती है, और हमने साथ में बात की गैस कांस्टेंट की और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और हमने ये भी समझा कि लो डेंसिटीज के ऊपर हर गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है, लेकिन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही ऐसा होता है. लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. जब ये टेम्परेचर वेरी करेगा, जब टेम्परेचर लो जाएगा, तो गैस हमारे आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट होना शुरू हो जाती है. इज इट क्लियर? और इस बात को यदि हम ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहें, सो व्हाट वी कैन शो, लेट दिस इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर which is in atmospheric pressure and this is R mean gas constant, जिसका वैल्यू आपने दिया है उधर, PV divided by NT. तो ये कितना होता है एट लो प्रेशर? लगभग 500-600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये आइडियल गैस के बिहेव को फॉलो करेगा. वैल्यू कितना R का यूनिट? वेल दिस इज 8.314, राइट? लेकिन यदि हाई टेम्परेचर, देखो प्रेशर लो है कि नहीं, जीरो से लेकर हम मान लो दिस इज 100, 200, 300, 400, 5 एंड 600. तो लो प्रेशर पे ही ये व्यवहार गैस का, आइडियल गैस का व्यवहार यदि ये है, आर का वैल्यू यदि आता है, अब हमारे टेम्परेचर क्या हैं? मान लीजिए हमारा टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे हो सकता है कि गैस का व्यवहार कुछ इस तरह का हो कि दिस इज लेट्स से लाइक दिस. इज इट? ये टेम्परेचर मान लो T1 है, आपने T1 से थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया, तो क्या होगा? गैस इस बिहेव से डेविएट कर जाएगी. सो एट हाई टेम्परेचर द गैस इज गोइंग टू बिहेव एज आइडियल गैस प्रोवाइडेड इट हैज लो डेंसिटी, इट हैज लो प्रेशर. लेकिन आप यदि टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो गैस थोड़ी सी डेविएट कर जाएगी. इसको और कम कर देते हैं, ये और कम कर जाएगी, राइट? और कम तो और कम कर जाएगी. दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम करने से T1 मोर देन T2 एंड सो ऑन, यू कैन ऑब्जर्व कि गैस आइडियल गैस के व्यवहार से दूर जाती जा रही है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने हमें यह सिखाया कि आइडियल गैस जो होती है दैट मस्ट हैव दिस वैल्यू ऑफ R, राइट? लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेट करती है, एंड इट्स ओनली पॉसिबल दिस आइडियल गैस बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ लो डेंसिटीज पे होता है. और भाषा में कहें तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, अदरवाइज ये डेविएट करता है. तो रियल अवेलेबल गैसेस के लिए आइडियल गैस का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ लो डेंसिटीज पे ही काम करता है, नहीं तो डेविएट हो जाता है. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू. So in NCERT this topic comes under molecular nature of matter. Molecular motion के थ्रू हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझा, और ये पिक्चर जो जिस आदमी ने दिखाई हमें, वो आदमी प्रोफेशन से एक बोटेनिस्ट था, एंड हिज नेम वाज मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन आपने लिंक कर लिया होगा कि इन्हीं के नाम पे ब्राउनियन मोशन है. ही वाज ए बोटेनिस्ट, और ये क्या काम कर रहे थे? He was observing some particles, some pollen grains which were suspended in water. तो पानी के अंदर जब वो pollen grains सस्पेंडेड थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया? पानी तो बिल्कुल स्टिल था, स्टेशनरी था, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, लेकिन जो बीच में pollen grains थे, they were moving here and there randomly. तो pollen grains का मोशन उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व किया, and the same behavior
was expected in all type of material, all the gases also. तो लिक्विड पे जो चीज देखी, लिक्विड में जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स थे उनको जो उन्होंने नोटिस किया, उसी को ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना गया. सो 1827 में रॉबर्ट ब्राउन गेव दिस आइडिया. तो अब क्या देख रहे हैं कि जो आज हम गैस के व्यवहार को समझ पा रहे हैं, इस पे किसी एक आदमी का काम नहीं है, एक टीम वर्क था, है ना. बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट टाइम स्पैन पे, अलग अलग कालखंड में लोगों ने काम किया, और वो सारा काम फिर कंबाइन होके, एसिमुलेट होके आज हम उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं. और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इससे पहले जो काम हुआ था, इसने उन सभी को जस्टिफाई किया. एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस की बात की, हमने बॉयल्स लॉ की बात की, चार्ल्स लॉ की बात की. चार्ल्स लॉ के जैसा ही है गै-लुसाक्स लॉ है, आप उसको स्टडी करें, ऑलमोस्ट ऐसा ही है. वहां पर सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात होगी, वहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज इन क्लोज एग्रीमेंट विद ऑल द प्रीवियस डेवलपमेंट्स. एंड फाइनली आज की इस वीडियो क्लास को क्लोज करने से पहले लेट मी मेंशन 2 or 3 more points. So first point we can add, what is Avogadro's law on the basis of kinetic theory of gases. This law states that for equal volume of gases, and for equal volume of gases, at the same conditions of temperature and pressure. हमारे पास दो सैंपल, दो गैसेस के, दोनों पे टेम्परेचर प्रेशर सेम है, राइट, और दोनों में वॉल्यूम भी सेम है. Everything is same. For equal volume of two gases which are under the same conditions of temperature and pressure, then इनमें मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा. ये है एवोगाड्रोस लॉ. क्या लिखना चाहिए कि फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस विद सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम. और 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं. And second point can be Graham's law of diffusion. One more law is there कि गैसेस के व्यवहार को समझने के लिए कुछ लॉज हैं. So second law is Graham's law of diffusion. डिफ्यूज करना क्या होता है? डिफ्यूजन वर्ड कहाँ हम यूज करते हैं? मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और आपने एक अगरबत्ती जलाई है, तो उसका धुआं जो होता है ना, बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के एयर में डिफ्यूज कर जाता है, मिल जाता है, घुल मिल जाता है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करता है? गैस, फॉर एनी गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन कितना फास्ट होगा, दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन व्हाट? So this is inversely proportional to square root of the density of this gas. तो जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ही इसके लिए डिफ्यूजन करना मुश्किल होगा. लेकिन जो एग्जैक्ट रेशियो है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ डेंसिटी. दिस इज नोन एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. एंड फाइनली हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो डाल्टन का नाम आपने सुना है. डाल्टन इज अ पर्सन जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया गैसेस के व्यवहार को समझाने के लिए. सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, व्हाट ही सेड कि मान लीजिए किसी भी गिवन वॉल्यूम में, यानी गिवन वॉल्यूम नॉन वॉल्यूम है, उस नॉन वॉल्यूम में बहुत सारी गैसेस हैं, एंड ऑल दीज गैसेस आर सच दैट दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर, दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. A mixture of non-reacting gases is there. The mixture of non-reacting gases. जो गैसेस आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रही हैं ना, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये रिएक्शन नहीं करती. ऐसी बहुत सारी गैसेस किसी एनक्लोज्ड स्पेस में है, किसी वॉल्यूम में है, तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उस प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया जाए और उसको पी वैल्यू दे दी जाए. राइट, यहां दो गैसेस थी, इसमें ऑक्सीजन भी थी, इसमें नाइट्रोजन भी थी. अब यदि उतना ही वॉल्यूम लिया जाए और उस वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो, या फिर उतने ही वॉल्यूम में कंडीशन ऑफ द वॉल्यूम इज सेम एंड सभी केसेस में कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, तो उतने ही वॉल्यूम में यदि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस होगी, तो क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर यहां था वही प्रेशर यहां पर होगा, वही प्रेशर यहां पर होगा.
तो प्रेशर सेम ही होता है। यदि वॉल्यूम सेम रहे और टेम्परेचर सेम रहे तो वर्ड्स में कैसे लिखा जाए, वी मस्ट राइट दैट इफ ए मिक्सचर ऑफ non-reacting gases, if a mixture of non-reacting gases exert some pressure P in some volume at a temperature T, then all the individual gases, they will also exert the same pressure when the temperature is maintained at the same value for the given volume. तो वॉल्यूम वही रखना है, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। तो जितने वॉल्यूम में बहुत सारी गैसेस कुल मिला के जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उसी वॉल्यूम में यदि इनमें से ए बी सी डी जितनी मर्जी गैसेस यहाँ हो सकती हैं, राइट, वो सारी सेम प्रेशर ही एक्सर्ट करेंगी। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। दिस वाज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपने आज गैसेस के व्यवहार को थोड़ा समझने की दिशा में एक सोचना शुरू किया होगा। इसी सोच को हम कमिंग वीडियोस में आगे लेकर चलेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर बीइंग हियर।